एक बार फिर आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के दूत, पुणे के MIT ग्रुप के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। गीतों के बोल बड़े अनमोल ये वो सीरीज है जहां हम हिंदी फिल्मों के गीतों में एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से गीत में छिपे अध्यात्म को ढूंढते हैं और मैं आपको गीतकारों के विषय में जानकारी देता रहता हूँ। कभी कभी जब हमारी निगाह गीतकारों की जन्मतिथि या पुण्यतिथि पर जाती है तो हम वो एपिसोड पूरी तरह उन गीतकारों को समर्पित कर देते हैं जिन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई, जी हाँ, जिन्होंने कभी किसी मार्च का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन उनकी कलम थी उनकी तलवार। जब 1947 में भारत ने आज़ादी का जागरण किया, स्वतंत्रता का जो झंडा लहराया, तो एक नई लड़ाई शुरू हुई, एक राष्ट्र के निर्माण की लड़ाई, जहाँ वास्तुकारों, वैज्ञानिकों और सैनिकों ने पत्थर और लोहे से हमारे भाग्य को आकार दिया, तो वहीं कुछ और भी थे, कवि, स्वप्नदृष्टा गीतकार, जिन्होंने हमारी आत्मा को आकार दिया। एक एक छंद से स्वतंत्रता की भूमि से ऐसे ऐसे गीत निकले जिन्होंने हमें ऊंचा उठना, एक साथ सपने देखना, अपने किसानों के लिए रोना, अपने खिलाड़ियों के लिए जय जयकार करना, अपनी भूमि को मानचित्र की तरह नहीं बल्कि माँ की तरह प्यार करना सिखाया। ये देश है बाके वीरों का, ये धरती है बलवानों की। ढूंढो इस मट्टी को, इसमें राख मिली परवानों की, राख मिली परवानों की। हमारी अंतरात्मा के गुमनाम निर्माता इन गीतकारों ने हमें एक युवा गणतंत्र के हर भाव के लिए राष्ट्रगान दिए। जी हाँ, देशभक्ति, आशा, समानता, लचीलापन। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते हैं उनके नाम पाठ्य पुस्तकों से, उनके चेहरे हमारी स्मृति से मिटते जा रहे हैं। इसलिए उनकी जन्मतिथि, उनकी पुण्यतिथि केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, वे पवित्र चेतावनी हैं। ये क्षण रुकने, धन्यवाद देने और कक्षाओं में, स्क्रीन पर अपने दिलों में उनकी पंक्तियों को दोहराने के लिए हैं। इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए यदि हम उनकी स्याही को सूखने देंगे, यदि हम उन्हें अगली पीढ़ी से परिचित कराने में विफल रहे। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, आग लगे नहीं उठे धुआं, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ। हमें याद रखना होगा कि राष्ट्र केवल ईंटों से नहीं बनते, जी हाँ, बल्कि उन गीतों से भी बनते हैं जो अमर रहते हैं। 1965 की गर्मियों में जब भारत एक चौराहे पर खड़ा था, तब एक ऐसा गीत सिनेमाघरों में आया जिसने मनोरंजन से कहीं बढ़कर लोगों को एकजुट किया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता के बाद अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे देश ने इन शब्दों को साहस और बलिदान के अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। लेकिन हम में से कितने लोग उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने इस गीत को लिखा था? जी हाँ, प्रेम धवन। उनकी कलम ने ही राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस गीत को जन्म दिया। प्रेम धवन दरअसल महज गीतकार नहीं थे, वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कोरियोग्राफर, संगीतकार, नर्तक और सबसे बढ़कर भारत के विचार में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनके शब्दों ने सिर्फ सिनेमा हॉल से ही नहीं भरे, बल्कि उम्मीद की तलाश में भटक रही एक पीढ़ी के दिलों को भी छू लिया। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। बंगाल के भीषण अकाल से लेकर स्वतंत्रता की उमंग तक, विभाजन के रक्त रंजित मैदानों से लेकर गणतंत्र के आशापूर्ण उदय तक, ये उस शख्स की कहानी है जिसने भारत को उसके सबसे चिरस्थायी राष्ट्रगान दिए। ये प्रेम धवन की कहानी है। उनके 103वें जन्मदिन पर उन्हें शत शत नमन हमारी ओर से। तेरह जून 1923 अंबाला में प्रेम धवन का जन्म एक ऐसे व्यक्ति के घर में हुआ जो ब्रिटिश राज की सेवा में कार्यरत थे। जी हाँ, उनके पिता जेल अधीक्षक थे,
लेकिन नियति ने उनके बेटे के लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। अपने पिता की नौकरी में तबादले की व्यवस्था होने के कारण युवा प्रेम ने अविभाजित भारत में खूब यात्रा की और उपमहाद्वीप की विविध संस्कृतियों को आत्मसात भी किया। इस घुमक्कड़ बचपन ने उनमें एक अनूठी अखिल भारतीय संवेदनशीलता के बीज बो दिए, जो बाद में उनके प्रतिष्ठित देशभक्ति गीतों में परिणत हुए। लाहौर के हलचल भरे बौद्धिक शहर में FC कॉलेज में प्रेम धवन को आवाज़ मिली। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और फारसी का अध्ययन किया और यहीं पर उनका जीवन दो अन्य महान हस्तियों साहिर लुधियानवी और भावी प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से जुड़ा। वो दरअसल उनके सहपाठी और उनके साथी थे। 1940 के दशक के आरंभ में FC कॉलेज के गलियारे में एंटी कॉलोनियलिज्म की भावना ओतप्रोत थी। ये प्रेम धवन थे और साहिर छात्र संघ में जो सक्रिय थे और कॉलेज पत्रिका के लिए जोशीले गज़ल और गीत लिखा करते थे। जहाँ साहिर की कविताएं अक्सर मोहभंग की ओर झुकी होती थी, वहीं प्रेम धवन की कविताएं सामूहिक कार्रवाई की ओर झुकी होती थी। वे केवल सपने देखने वाले नहीं थे, बल्कि कर्मठ व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। प्रेम धवन तटस्थ नहीं रहे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शनों में भाग लिया। एक ब्रिटिश जेल अधीक्षक के बेटे ने, यानी प्रेम धवन के जो पिताजी थे, जैसा मैंने बताया, वो पुलिस अधीक्षक थे, क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने फैसला किया उनका साथ देंगे प्रेम धवन ने। लेकिन प्रेम धवन जानते थे कि सिर्फ राजनीति से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता था, कला से जीता जा सकता है। 1943 में स्नातक होने के बाद वे लाहौर छोड़कर सपनों के शहर बम्बई चले गए, जहां वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा में शामिल हो गए, IPTA। इप्टा सिर्फ एक थिएटर समूह नहीं था, ये भारत के प्रगतिशील आंदोलन का एक सांस्कृतिक अंग था। जब प्रेम धवन मुंबई पहुंचे तब तक भारत भीषण पीड़ा से गुजर रहा था। बंगाल के अकाल में 20 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये ऐसी त्रासदी थी जिसे चर्चिल की युद्धकालीन सरकार की औपनिवेशिक नीतियों ने और भी बदतर बना दिया था। इप्टा के सदस्यों ने पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए पूरे भारत में नाटक प्रस्तुत किए और उनमें युवा प्रेम धवन भी शामिल थे। 1946 में प्रेम धवन ने गीतकार के रूप में अपना पदार्पण किया। फिल्म थी K. अब्बास की धरती के लाल। इप्टा द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म थी ये। इसका संगीत पंडित रविशंकर ने तैयार किया था, जिनसे प्रेम धवन शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ले रहे थे। इस फिल्म ने बंगाल के अकाल की भयावहता को दुनिया के सामने उजागर किया। वे एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते जो भारत को उसकी सुस्ती से जगा दे। प्रेम धवन के शब्दों में लाखों भूखे पेटों का दर्द समाया हुआ था। उन्होंने किसान की दुर्दशा को समझा, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। धरती के लाल सोवियत संघ में व्यापक रूप से प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म रही, जहां इसकी समाजवादी यथार्थवादिता के लिए सराहना भी खूब हुई। लेकिन भारत के लिए सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक थी। यह न्याय की पुकार थी और प्रेम धवन के लिए यह इस बात का प्रमाण था कि गीत हथियार बन सकते हैं। 1947 में विभाजन की अराजकता के बीच पीपल्स थिएटर का आंदोलन बिखर गया, लेकिन प्रेम धवन ने हिंसा को अपने हौसले को तोड़ने नहीं दिया। लेखक इस्मत चुगदाई और निर्देशक शाहिद लतीफ़ के सुझाव पर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज से संपर्क किया और उनकी मुलाकात अशोक कुमार और फिर देविका रानी से भी हुई। बॉम्बे टॉकीज की 1948 में आई फिल्म जिद्दी थी, जो प्रेम धवन के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जी हाँ, युवा लता जी उस वक्त उन्होंने गाया था पहला गीत, बड़ा गीत था वो। नाम था गीत का चंदा रे जा रे जा रे, जो हिट साबित हुआ, जिसे लिखा था प्रेम धवन ने। लेकिन कम ही लोग जानते थे कि प्रेम धवन ने फिल्मों के नृत्यों की कोरियोग्राफी भी की थी। ये एक बॉलीवुड के दिग्गजों की छाया में एक लंबे शांत कैरियर की शुरुआत थी उनकी। तो बस प्रेम धवन के गीतों की राष्ट्र निर्माण में और क्या भूमिका रही, ये आपसे शेयर करूंगा अगली बार। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं रोकना होगा, उसे देते हैं विराम। अगले संडे आपसे फिर भेंट होगी और इस अधूरी दास्तान को पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश भी करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए विश्रांति दर्शन के साथ।